ओके, तो इन कंट्रीज़ के साथ हम इंडिया के रिलेशंस को स्टडी करेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ तो इंडिया के जो रिलेशंस है वो डिटेल में स्टडी किए जाएंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट दीज नाउ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। इंडिया और अगर इंडिया के नेबर्स के बारे में हम बात करें तो हमारे सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस हैं पाकिस्तान के साथ। हमारी जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स हैं, यू नेम एनीथिंग, एंड पाकिस्तान और इंडिया जो है वो डिस्प्यूट में है, राइट। तो हम बात करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में कौन कौन सी पॉइंट्स को लेकर, कौन कौन से इश्यूज को लेकर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है, कौन कौन से इश्यूज को लेकर इनके बीच में डिस्प्यूट्स हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कश्मीर इशू। जैसे ही हम लोग इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, तो दोनों कंट्रीज के बीच में क्या हो गया, कश्मीर को लेकर झगड़ा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गई। पाकिस्तान क्लेम कश्मीर टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, रादर इंडिया जो है ऑन द अदर हैंड, इंडिया कहता है कि कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच कश्मीर को लेकर 2 बार वॉर भी हुए। 1947 में और 1947-48 में चला, और सेकेंड वॉर हुआ हमारा 1965 में। बट ये जो दोनों के दोनों वॉर थे इन अनडिसाइडेड रहे, मतलब जो कश्मीर था उसका इशू जो है वो अभी तक भी रिजॉल्व नहीं हो पाया। नेक्स्ट हमारा इंडिया का पाकिस्तान के साथ थर्ड वॉर हुआ 1971 में। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। ये वाला जो वॉर था ये बांग्लादेश को लेकर हुआ था। इस 1971 वॉर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस था वो क्या था, वो था बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो इमर्ज हो गया था। लेकिन जो कश्मीर का इशू है वो आज भी क्या है, अनसोल्व है। सेकेंड, कॉन्फ्लिक्ट ओवर स्ट्रैटेजिक इश्यूज है, जैसे हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है, राइट। दिस इज द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड। ये है जो इंडिया और पाकिस्तान है, दोनों इस रीजन को क्लेम करते हैं, राइट। यहाँ पर जो हमारी फोर्स है, राइट, उनकी जो डेथ है वो वेपन से नहीं होती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से होती है। आप ये देखो, इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर, इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में जहाँ का टेम्परेचर जो है वो अनबियरेबल है, वहाँ पर जो इंडिया और पाकिस्तान है वो क्या करते हैं, उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एंड ओवर एक्विजिशन ऑफ आर्म्स, ये तो आपको पता ही है, वेपन्स को लेकर तो वर्ल्ड की हर एक कंट्री, जैसे रशिया और अमेरिका में है, चाइना और अमेरिका में है, इंडिया के साथ है, वो भी चल रहा है। दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स हैं जो क्या कर सकते हैं, इन केस अगर वॉर हो जाता है दोनों के बीच में, तो दोनों ही क्या हो जाते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। एंड द कॉन्सिक्वेंस विल बी फेटल, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, अगर दोनों में से एक भी कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर लिया तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। 1998 में इंडिया ने अपना सक्सेसफुल जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था वो कंडक्ट किया था पोखरन में। इट इज इन राजस्थान, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, पोखरन। लेकिन हमने पहले, ऐसा नहीं है कि दिस वाज आवर फर्स्ट टेस्ट, इससे पहले भी हमने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से करा था, बट दैट वाज अनसक्सेसफुल, राइट। वो जो है वो अनसक्सेसफुल रहा था हमारा, जिसकी वजह से जो इंदिरा गांधी जी थी वो, उन्होंने क्या करा था, फिर इस चीज के ऊपर और ज्यादा फोकस करना स्टार्ट किया, और ज्यादा वर्क करना स्टार्ट किया, रिसर्च वगैरह। लेकिन अल्टीमेटली हमें सक्सेस मिली इसमें अंडर द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इन 1998, जब हमने इसको सक्सेसफुली कंडक्ट किया। दैट वाज अंडरग्राउंड, राइट, अंडरग्राउंड था ये। और पाकिस्तान ने ही फिर हमें रिटेलिएशन में हमारे सामने रेस्पॉन्ड किया न्यूक्लियर टेस्ट करके इन द शागाई हिल्स। उन्होंने दिखाया कि अच्छा, अगर इंडिया दिखा रहा है कि हमारे पास वेपन है तो हम भी क्यों ना अपनी पावर दिखाएं, तो उन्होंने भी फिर क्या किया, शागाई हिल्स में अपना न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया।
राइट। थर्ड इशू आता है इंडियन गवर्नमेंट का किसके ऊपर, कि जो पाकिस्तान है वो क्या करता है, कश्मीर मिलिटेंट्स को हेल्प करता है किसमें, वेपन्स प्रोवाइड करने में, मनी प्रोवाइड करने में और प्रोटेक्शन करने में। मतलब ये लोग क्या करते हैं, अगर इंडिया में जैसे हमारा 26/11 अटैक हुआ था, हमारा पार्लियामेंट अटैक हुआ था, हमारा राइट, हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था, तो ये सब टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं। अब इन टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए इनको क्या चाहिए, वेपन्स चाहिए, मनी चाहिए। अगर इंडिया में ये लोग क्या कर रहे हैं, वॉर कंडक्ट कर रहे हैं, उसके बाद क्या, सॉरी, टेररिस्ट एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे हैं, उसके बाद क्या है, यहां से ये लोग छुपेंगे कहीं ना कहीं, राइट, तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है जो पाकिस्तान है वो इनको हेल्प करता है पैसा पहुंचाने में, वेपन्स पहुंचाने में, और जब ये वॉर कंडक्ट, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज अटैक्स कंडक्ट कर देते हैं तो उनको प्रोटेक्शन भी दी जाती है अगेंस्ट इंडिया। ऑल्सो इंडिया ये कहता है कि जो प्रो खालिस्तान, खालिस्तान इज रिलेटेड टू पंजाब, यहाँ पर जो ये सिख कम्युनिटी थी, हम एक इंडियन पॉलिटी में चैप्टर है 12th क्लास की ही, उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर डिटेल में कि पंजाब की क्या कंडीशंस थी और किस तरह से इस खालिस्तान मूवमेंट को क्या किया गया था, सप्रेस किया गया था। बेसिकली सिर्फ इतना याद रखना कि जो सिख कम्युनिटी थी उन लोगों ने क्या किया था, एक सेपरेट कंट्री डिमांड करी थी फॉर द सिख पीपल विद द नेम ऑफ खालिस्तान, राइट, विद और ये कहते हैं कि इनको भी जो प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स थे उनको भी आर्म्स और एमिनिशंस जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो इनको पाकिस्तान ने प्रोवाइड करी थी 1985 से 1995 में। जब 84 में इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, इंदिरा गांधी को मारने वाला जो उनका बॉडीगार्ड था, ही वॉज फ्रॉम सिख कम्युनिटी, राइट। उसके बाद जो थे सिख राइट्स हुए थे इन 1984 इटसेल्फ, और उसके बाद जो पंजाब की कंडीशन थी वो वर्स्ट थी, और ये सिचुएशन इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं हुई थी। अराउंड जैसे इन्होंने दिखाया है 10 इयर्स जो है वो सिचुएशन को नॉर्मल होने में लग गए थे। तो ये कहते हैं जो ये प्रो खालिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो इसको भी किसने पुश किया था, आर्म्स एंड एमिनिशंस प्रोवाइड करके, पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू इंडिया जो पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी है ISI, वो क्या करती है, वो एंटी इंडिया कैंपेन्स चलाती है, कहां पर, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में, राइट, और ऑपरेटिंग सीक्रेटली थ्रू बांग्लादेश और नेपाल। मतलब ये क्या है, इंडिया का नदर्न पार्ट हो गया कश्मीर, हमारा यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट हो गया, सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, इन्होंने बता दिया कि यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, स्पाई करता है। क्यों, क्योंकि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है दैट इज द वल्नरेबल। वल्नरेबल क्यों है, क्योंकि वो मेनलैंड इंडिया से है, वो पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं है, तो इसीलिए वहां पर जो है अगर कोई एक्टिविटी, कोई ऐसी इस तरह की अनलॉफुल एक्टिविटी होती है तो इंडिया को कंट्रोल करने में, संभलने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए जो ये है इंडिया है वो क्या चाहता है कि यहाँ से भी ये चीज क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। लेकिन ये जो है वो अब स्पाई का काम होना है, मतलब आप जासूस भेज रहे हो तो हमें क्या पता किस फॉर्म में कैसे आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो इंडिया ने पाकिस्तान की जो स्पाई एजेंसी है ISI, वो कहती है वहां पर भी वो एंटी इंडिया कैंपेन चलाती है, वहां पर लोगों को प्रोवोक करती है टू गो अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट, राइट। उसके बाद इन दोनों कंट्रीज के बीच में रिवर वाटर जो शेयरिंग है उसको लेकर भी डिस्प्यूट्स है, क्योंकि इंडस रिवर वाटर है, इंडस जो रिवर है वो क्या है, वो तिब्बत से एमर्ज होकर इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से जाती है और फिर कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में जाकर फिर अरेबियन सी तक जाती है। तो अब इसका जो मेजॉरिटी पोर्शन है, जो इंडस रिवर है, दैट इज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान, उसका जो मोर देन 70% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में लाई करता है। लेकिन जो पानी है उसको लेकर भी इन दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी है, इसने इन इश्यूज को काफी हद तक सप्रेस कर दिया है। अब आपके लिए यहाँ पर एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो कब साइन की गई थी, इन 1960 में। किसकी मीडिएशन में, वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडस वाटर ट्रीटी इज रिलेटेड टू विच कंट्री? इंडिया एंड पाकिस्तान. राइट, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. सो यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू 1 मार्क क्वेश्चंस. उसके बाद जो हमारा कौन सा रीजन आता है, अब हमारा वेस्टर्न रीजन आता है, रन ऑफ कच्छ. रन ऑफ कच्छ इज देयर इन गुजरात. तो ये कहते हैं यहां पर भी क्या है, डिमार्केशन लाइन जो है हमारी, उसको लेकर क्या है, प्रॉब्लम है. इन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान ने, ये हमारे इंडिया के जो रीजन है वहां पर ना पूरी तरह से डिमार्केट नहीं किया गया है कि गुजरात का कौन सा जो रन ऑफ कच्छ है, सरक्रीक लाइन जो है वो कहां से कहां तक जाती है. तो पाकिस्तान जो है वो अपनी वो बताता है कि नहीं, हमारे अकॉर्डिंग जो है ये लाइन यहाँ से जाती है, बाकी पोर्शन जो है वो इंडिया का है. लेकिन जो इंडिया है वो उसकी लाइन को मानने से मना कर देता है. तो जिसकी वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो आज भी है इनका. तो आप इंडिया और पाकिस्तान की अगर कंडीशन देखो तो नॉर्थ में, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, लाइक हर जगह हमारी कॉन्फ्लिक्ट है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ. तो क्या है, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को स्टॉप करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए. राइट, जो रीसेंट एग्रीमेंट्स है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो साइन किए गए. तो व्हाट आर दोज एग्रीमेंट्स? नंबर 1, the two countries they have agreed to undertake confidence building measures to reduce the risk of war. Right, हमने अभी जैसे मैंने आपको बताया दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं. दोनों कंट्रीज क्या करती है, आपने अभी रिसेंट में भी देखा होगा, हर दूसरे दिन तीसरे दिन सीज फायर वायलेशन होता है इनका. लाइक इन्होंने पीछे पुलवामा अटैक के बारे में आपने सुना होगा, उरी मूवी आपने देखी होगी, उरी अटैक. तो क्या है उसमें यही दिखाया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो टाइम टू टाइम क्या करता है, सीज फायर वायलेशन कर देता है, और फिर लेकिन कभी भी इनकी जो सीज फायर वायलेशन है वो वॉर में कंडक्ट नहीं हो रही, वॉर में कन्वर्ट नहीं हो रही. क्यों? क्योंकि दोनों कंट्रीज जो हैं वो क्या करती है, कोशिश करती है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यूज करके कि हम भी क्या करेंगे, चाहे हमारी कंडीशंस, चाहे हमारे रिलेशंस कितने मर्जी लो लेवल पर चले जाएं, बट वी विल ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ वॉर. राइट, नेक्स्ट, सोशल एक्टिविस्ट्स हैं या प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, दे हैव कोलैबोरेटेड टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रेंडशिप अमंग द पीपल ऑफ बोथ द कंट्रीज. राइट, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज जैसे सेलिब्रिटीज होती हैं, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, वो ट्राई करते हैं कि दोनों कंट्रीज के, जैसे हमारे यहाँ के कोई भी आप मान के चलो जैसे लीडर्स हैं या फिर ये चाइल्ड लेबर्स है, इनके अगेंस्ट जो भी है, कैलाश सत्यमूर्ति, उनका नाम याद आ गया मुझे, ठीक है. मतलब वो सब क्या है, ये जो सब है ना, ये क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पर दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं. सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी ये कहते हैं कि आप जो सिविल लिबर्टीज हैं, जो सिविल राइट्स हैं, उनका वायलेशन मत करो. इन दोनों कंट्रीज के लोगों के बीच के जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने के ऊपर फोकस किया जाता है. राइट, जो कंट्रीज हैं उनके लीडर्स हैं वो टाइम टू टाइम समिट्स करते रहते हैं. एक कंट्री के लीडर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, लाइक इंडिया के लीडर्स पाकिस्तान में जा रहे हैं, पाकिस्तान के लीडर्स इंडिया में आ रहे हैं, ताकि वो क्या कर सके, एक दूसरे के रिलेशंस को बेटर समझ सकें और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, उनके सोल्यूशंस फाइंड कर सके थ्रू नेगोशिएशन. उसके बाद बस रूट्स, नंबर ऑफ बस रूट्स भी स्टार्ट किए गए हैं. आपने खुद सुना होगा अटल बिहारी वाजपेयी, उनके टाइम पीरियड में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो पीसफुल रहे थे. क्यों? क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स उसी टाइम पीरियड पर, पार्लियामेंट में अटैक भी हुआ था पार्लियामेंट पर, लेकिन उसके बाद भी क्या था, जो रिलेशंस थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इतने लोग कभी भी नहीं हुए जितने आज हैं प्रेजेंट. और कैसे हुआ था, लाहौर तक, दिल्ली से लाहौर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया था, एक बस सर्विस चलाई थी जिसमें वो खुद बैठकर वहां पर गए थे. राइट, तो उन्होंने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं ताकि दोनों कंट्रीज के बीच के रिलेशंस को क्या किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके. दोनों कंट्रीज के बीच का जो ट्रेड है बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ पंजाब, मतलब इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब,
राइट। उन दोनों के बीच का जो ट्रेड है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। दोनों कंट्रीज में क्या होता है, वीजाज हैं वो भी इजीली क्या किए जाते हैं, इशू कर दिए जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चनिंग, ज्यादा फॉर्मेलिटीज जो है अब नहीं है। बट इन सब के बाद भी क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस जो है वो अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? उसके लिए अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहें तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन दैट अकॉर्डिंग टू यू इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, इश्यूज को सॉल्व करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, राइट। तो अभी तो आपने देखा ही है, ये जो CAA है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो हमारा सिटीजनशिप आया है नया बिल, है ना, इसको लेकर आपको पता ही है एट प्रेजेंट इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो और भी ज़्यादा डाउन चले गए हैं। तो जो ये इशू है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, राइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशंस, कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस कैसे हैं। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन से तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जैसे रिलेशंस हमारे बांग्लादेश के साथ नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैम। नंबर 1, अगेन शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। देखो इंडिया के साथ क्या है, गंगा रिवर है, वो क्या होती है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से आकर हमारे उत्तराखंड से, फिर बिहार, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से होकर फिर कहाँ जाती है, बांग्लादेश में जाती है, और एक सुंदरबन डेल्टा क्या है वो फॉर्म करती है। इसके अपोजिट क्या है, जो ब्रह्मपुत्र है वो क्या है, वो एमर्ज होके आता है, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एंट्री लेता है, असम से आकर वो फिर से क्या करता है, बांग्लादेश में एंट्री करता है। इसका मतलब क्या है, जो गंगा रिवर है वो भी इंडिया से बांग्लादेश जाती है, और ब्रह्मपुत्र रिवर है वो भी इंडिया से होकर बांग्लादेश में जाती है। तो इन दोनों रिवर्स को लेकर जो वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है वो इतनी बड़ी है, ये आज तक भी सॉल्व नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, डैम्स बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, रिवर का फ्लो अफेक्ट होता है, राइट। आपने देखा होगा पिछले कई सालों में क्या हो रहा है, जो रेनफॉल है वो अप्रोप्रिएट नहीं हो रही, नॉर्मल से कम हो रही है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, बांग्लादेश ये कहता है कि इंडिया जो है वो हमें रिक्वायर्ड वाटर जो है वो नहीं दे रहा है। उसने जगह जगह पर डैम्स बना दिए, वाटर प्रोजेक्ट्स हो गए, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो गए, जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है उसको वाटर स्कार्सिटी फेस करनी पड़ रही है, यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो ये वाली जो डिस्प्यूट है वो अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। Indian government is not happy with Bangladesh refusal to act on the unlawful immigration to India। जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, जब 1971 में क्या हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट हुए थे, कन्फ्लिक्ट हुए थे। तो उस टाइम पीरियड पर क्या हुआ था, बहुत सारे बांग्लादेशी उन्होंने क्या किया था, दे एंटर्ड इन वेस्ट बंगाल एंड असम। तो इंडिया ने क्या कहा, बांग्लादेश को कहा कि अब क्या करो, इनका इमिग्रेशन स्टॉप करो, और जो अनलॉफुल ये जो रिफ्यूजीज हैं उनको अपनी कंट्री में वापिस लो। लेकिन जो बांग्लादेश है, इट इज नॉट यू कैन से ट्राइंग टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स विद इंडिया। वो क्या कर रहा है, वो डेलिबरेटली जो है इन एक्टिविटीज को स्टॉप नहीं कर रहा है, ही इज लेटिंग द पीपल फ्रॉम बांग्लादेश टू एंटर इंडिया, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इसमें भी इन लोगों को लेकर है, राइट। बांग्लादेश और में जो एंट्री कर, असम में आपने देखा होगा, वेस्ट बंगाल में और असम में सबसे ज्यादा वो रहा था इसका जो एक्सरसाइज की गई थी, यहाँ पर नेशनल रजिस्टर जो है उसको अपडेट किया गया था, जिसमें बहुत सारे लोग जो थे वो सिटीजनशिप से क्या हो गए थे, डिवॉइड हो गए थे। तो बांग्लादेश सपोर्ट टू एंटी इस्लाम इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स, राइट। ये कहते हैं, जो इंडिया कहता है कि जो बांग्लादेश है वो अपने सॉइल पर क्या कर रहा है,
एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप को फोस्टर कर रहा है। मतलब वो लोग एंटी इंडियन एक्टिविटीज जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, और बांग्लादेश जो है वो पता होने के बावजूद भी, सब कुछ जानते हुए भी क्या कर रहा है, इन एक्टिविटीज को स्टॉप नहीं कर रहा, रादर उनको सपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए इन दोनों कंट्रीज के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इंक्रीज हो गए। ऑल्सो बांग्लादेश रिफ्यूज टू एक्सपोर्ट द नेचुरल गैस टू इंडिया, राइट। बांग्लादेश में जो नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा, इंडिया को ये कहकर कि हमारे यहाँ के रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, हम नहीं भेज सकते, ये करके उन्होंने हमें एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया। लेकिन म्यांमार को उन्होंने अभी भी क्या किया है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यू कैन सी द डिफरेंशिएशन ना, विच बायसनेस विच दे आर मेकिंग इन द टू कंट्रीज। Bangladesh refused to allow Indian troops to move through its territory to north eastern region। जैसे आपको पता है जो इंडिया का ये, जैसे जो हमारा वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, यहाँ पर हमारा जो हमारा ये रीजन है, ये क्या होता है, वेस्ट बंगाल से हो जाता है। मतलब हमें अपने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम, एक तो वो वेस्ट बंगाल वाला है, राइट, लेकिन वहां से हमें ना टाइम ज्यादा लग जाता है। अगर हम बांग्लादेश से होकर अपने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जाते हैं तो टाइम, कोस्ट, राइट, हर चीज की क्या होती है, सेविंग होती है। लेकिन बांग्लादेश जो है वो हमारी ट्रूप्स को अपनी टेरिटरी से जाने देता ही नहीं है, राइट, वो जो है वो हमें मना करता है। तो जिसकी वजह से भी दोनों कंट्रीज के बीच में क्या है, डिस्प्यूट्स हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा नहीं है कि हम दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करती। वी डू कोऑपरेट विद ईच अदर ऑन वेरियस इश्यूज। व्हाट आर दोज? लेट्स सी। नंबर 1, इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं हमारे क्या हो चुके हैं, स्ट्रेंथन हो चुके हैं। अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को स्टडी करते हो तो इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बांग्लादेश के साथ इंप्रूव हुए हैं, राइट। इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, स्टार्ट की गई थी, नाउ इट हैज बिकम एक्ट ईस्ट पॉलिसी, राइट। अब जो है हमने इसका नाम लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लेकिन अब इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसमें क्या कहता है कि इंडिया जो है वो अपने रिलेशंस जो है वो क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। इट लिंक्स साउथ ईस्ट एशिया वाया म्यांमार। कोऑपरेशन इज नोटिसेबल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। जैसे आपको पता है कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पर सुनामी वगैरह बहुत ज़्यादा, सुनामी भी आती है। अभी रिसेंट में भी यहाँ पर इतने सारे वो आते हैं, टाइफून्स, साइक्लोन्स जिसको आप बोलते हो, साइक्लोन नेम से आपने जाना होगा, राइट, आपने नाम भी बहुत सारे सुने होंगे। तो ये जो साइक्लोन है ये बे ऑफ बंगाल रीजन में सबसे ज़्यादा आते हैं, राइट। आपको रीज़न है वो ज्योग्राफी के बेसिस पर है कि यहाँ पर ज़्यादा क्यों आते हैं और अरेबियन में क्यों नहीं आते हैं। तो यहाँ पर जो है वो साइक्लोन बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से, और आपको पता है ना यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा भी है। तो हमारा जो ये वाला रीजन है हमारा लिटोरल स्टेट्स जिसको बोलते हैं, जो वाटर को टच करती हैं हमारी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, और बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका। क्यों? क्योंकि सुंदरबन डेल्टा का 70% जो पोर्शन है वो बांग्लादेश में लाई करता है। तो जिसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज के डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर ये दोनों क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिससे क्या होगा कि जो ये दोनों कंट्रीज हैं उनको उसका बेनिफिट मिल सके। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जो है हमने फर्दर ब्रॉडर किए हैं बाय आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ कॉमन थ्रेट एंड बाय रिस्पॉन्डिंग सेंसिटिवली टू ईच अदर नीड्स। हमने क्या देखा कि टेररिस्ट है, दोनों को इफेक्ट पहुंचाता है, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज है, दोनों के लिए कॉमन थ्रेट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेश के लिए है। तो दोनों कंट्रीज ने अपने इन एरियाज को फाइंड किया जहां पर दोनों कॉमन इंटरेस्ट आता है, और दोनों ने एक दूसरे की नीड को ध्यान में रखकर क्या किया है, उनको टैकल भी किया है, राइट। तो इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस काफी खराब रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स हैव बीन टेकन कि हम अपने रिलेशंस को उनके साथ अच्छे कर सकें। सेम चीज हमारी बांग्लादेश के साथ भी है कि इनके साथ हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी क्या है, हमने अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस, राइट। ये कहते हैं इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल हैं,
राइट। ऐसे कहा जाता है कि इंडिया के बीच, इंडिया और नेपाल के बीच में रिलेशन क्या है, रोटी और बेटी का। आपने अभी रिसेंट न्यूज में भी सुना होगा, रोटी और बेटी का रिलेशन है इन दोनों के बीच में, राइट। मतलब बहुत सारे नेपाल के जो लोग हैं वो इंडिया में क्या करते हैं, काम करने आते हैं, यहाँ पर सेटल भी हो चुके हैं, यहाँ के लोगों से उन्होंने मैरिज वगैरह भी की हुई है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है। अ ट्रीटी बिटवीन द टू कंट्रीज, इन दोनों कंट्रीज ने ऐसी ट्रीटी साइन कर रखी है कि ये जो दोनों कंट्रीज के लोग हैं, अगर इंडिया के लोग नेपाल में जाकर और नेपाल के लोग इंडिया में आकर क्या करना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, इवन विदाउट वीजा एंड पासपोर्ट। सी, अगर आप बाहर की किसी कंट्री में जा रहे हो तो डेफिनेट है यू नीड अ पासपोर्ट फॉर दैट, आपकी आइडेंटिफिकेशन का प्रूफ होता है वो, राइट। आपको वहां पर रहने के लिए वीजा अलॉट किया जाता है इतने टाइम पीरियड। लेकिन नेपाल और इंडिया के बीच में इतने रिलेशंस अच्छे हैं कि इनको बिना किसी वीजा और पासपोर्ट के भी एक दूसरे की कंट्री में जाकर क्या करने की परमिशन है, ट्रेवल और वर्क करने की परमिशन है। अब नेपाल जो है वो एक पूरी तरह से लैंडलॉक कंट्री है, लाइक इट इज अ काइंड ऑफ सैंडविच बिटवीन चाइना एंड इंडिया, राइट। इंडिया और चाइना के बीच में एक सैंडविच सा है। तो इसको जो है easier access to sea through Indian territory for the purpose of trade and commerce with other nation। अगर नेपाल को दूसरी कंट्रीज के साथ या सी एक्टिविटीज कंडक्ट करनी है, वाया सी अगर उसको दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना है, तो वो चाइना की बजाय इंडिया से जाना ज्यादा प्रीफर करता है। हमारे जो रिलेशंस है वो इसके साथ ज्यादा अच्छे हैं, राइट। दोनों कंट्रीज जो है वो ट्रेड, साइंटिफिक कोऑपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, क्योंकि आपने देखा है ना बहुत सारी जो नेपाल है, माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है ना, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जो है, बहुत सारी स्नो कैप्ड पीक्स हैं जो यहाँ पर आती है, बहुत सारी रिवर्स यहाँ से इमर्ज होती हैं, राइट। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो उनकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा होती है। लेकिन ये सबसे ज्यादा सिस्मिक जोन में, हाईएस्ट सिस्मिक जोन में आता है यहाँ पर अर्थक्वेक के चांसेस। लेकिन वहां पर क्या है, आपको किसी भी तरह के डैम लगाने की जरूरत नहीं है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट इसको इंडिया प्रोवाइड करता है फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स, राइट। वाटर मैनेजमेंट ग्रिड के लिए भी जो इंडिया है वो इसको सपोर्ट करता है, ओके। तो यहाँ पर थे इंडिया और नेपाल के बीच के जो रिलेशंस हैं वो स्पेशल क्यों हैं। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस या कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ पर है। नंबर 1, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आजकल जो नेपाल है वो चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाता जा रहा है। मतलब जो चाइना के साथ रिलेशंस हैं किसके, नेपाल के, वो बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने उसके ऊपर डिस्प्लेजर बोला, मतलब दिखाया है कि नेपाल को चाइना के साथ जो है अपने रिलेशनशिप इतने ज़्यादा अच्छे नहीं करने चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि वहां से फिर जो चाइना है वो एंटी इंडियन एक्टिविटीज को कंडक्ट करता है। Maoist movement in Nepal is considered a growing threat to the security of India। इंडिया में जो नेक्सलाइट्स है, माओइज्म है, वो क्या है, वो यहाँ से ज्यादा फैलती आ रही है। अगर आप देखो बिहार वाला रीजन है, राइट, यूपी वाला रीजन है, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, राइट, तेलंगाना, ये रीजन है जहां पर नेक्सलाइट मूवमेंट सबसे ज्यादा होते हैं। रेड कॉरिडोर, इफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस, अगर आपके पास कभी टाइम हो तो इस चीज़ के बारे में स्टडी करना, यू विल कम टू नो कि लोग कैसी कैसी कंडीशंस में रह रहे हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। मतलब हमारी कंट्री का एक रीजन जो इतना ज़्यादा डेवलप्ड है, इतना लाइक बहुत ज़्यादा फोस्टर है, लेकिन उसी कंट्री में एक ऐसा रीजन भी है जिनको बेसिक ह्यूमैनिटीज़, मतलब उनको अपने बेसिक राइट्स के लिए भी क्या करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तो अगर वहां पर मूवमेंट्स चल रहे हैं तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो इंडिया में भी देखने को मिलेगा। सिटीजन्स इन नेपाल वो ये सोचते हैं इंडिया जो है वो वहाँ के इंटरनल मैटर्स में क्या करता है, बहुत ज़्यादा इंटरफियर करता है, और जिसकी वजह से नेपाल को क्या देता है, सी तक जाने का रास्ता नहीं देता है। मतलब ये है वो हमारी लैंडलॉक कंट्री होने का जो है वो
ज़्यादा जो है वो गलत यूज़ करता है, मिसयूज़ करता है, जिसकी वजह से नेपाल के लोग जो हैं वो इंडिया के अगेंस्ट भी हो जाते हैं। अभी रिसेंट में तो आपने देख ही लिया होगा, अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया और नेपाल के रिलेशंस जो हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। अभी रिसेंट में भी काला पानी है, काला पानी रीजन है, राइट, और एक और तीन रीजन है जिनको लेकर इंडिया में और नेपाल में डिस्प्यूट चल रही है। लाइक नेपाल जो है क्लेम टू बी द रीजन टू बी अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। लाइक वो जो रीजन है नेपाल क्लेम करता है कि ये हमारा पार्ट है, हमारी कंट्री का पार्ट है, लेकिन इंडिया जो है वो उसको मना करता है, राइट। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन गो टू इंटरनेट एंड सर्च अबाउट ट्रीटी ऑफ सगोली, राइट, सगोली। आपको इसमें करोगे तो आप पता चल जाएगा कि इन रीजन को लेकर नेपाल में और इंडिया में डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्यों है और कैसे इमर्ज हुई थी, राइट। लेकिन अभी आपने जो रिलेशंस हैं हमारे वो खराब चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये रिलेशन ऐसे ही चलेंगे। वी हैव टू इम्प्रूव आवर रिलेशंस विद नेपाल अगर हम चाइना के साथ क्या करना चाहते हैं, टैकल करना चाहते हैं। मतलब अगर हम अपनी सिचुएशन, हम अपने आप को चाइना के सामने स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब नेपाल के साथ हम अपने रिलेशंस क्या कर लेंगे, स्ट्रेंथन कर लेंगे। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया एंड श्रीलंका के रिलेशन। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस जो है वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जब हमने पढ़ा था ना श्रीलंका में जब वो हुआ था LTTE वाला इशू हुआ था, तो उसके बाद का जो हमारा रिजल्ट था वो बहुत ख़राब रहा था। हमारे जो 1991 में जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, जब वो इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, तमिलनाडु में पहुंचे थे, तो सुसाइड बॉम्बर ने जो थे वो LTTE से ही थे और सुसाइड बॉम्बर में उनकी जो थी वो डेथ हो गई थी। तो इसके बाद से जो इंडिया है वो और भी ज़्यादा क्या हो गया है, श्रीलंका के इशू से, पर्सनल इशू से, इंटरनल इशू से, अफेयर से खुद को क्या रखता है, दूर रखता है, राइट। इंडिया साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑल्सो विद श्रीलंका। और जो 2004 में जब सुनामी आई थी इंडियन ओशियन रीजन में, तो हमने क्या किया था, हमने इनकी श्रीलंका की भी बहुत हेल्प करी थी फॉर द रिकंस्ट्रक्शन, राइट, जो डैमेज हुआ था उसमें। तो ओवरऑल अगर हम बात करें एट प्रेजेंट श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशंस जो है वो ठीक हैं, लेकिन इन द पास्ट फ्यू ईयर्स अगेन यहाँ पर कौन आ जाता है, चाइना आ जाता है। चाइना ने श्रीलंका में इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिसकी वजह से चाइना के रिलेशंस जो है वो अब श्रीलंका के साथ इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर होते जा रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो आज भी वहाँ की क्या है, वो इंडिया के फेवर में ही है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया और भूटान के रिलेशन की। इन दोनों कंट्रीज के बीच में भी कोई खास रिलेशंस जो है वो बुरे नहीं हैं। मतलब हमारे और भूटान के जो रिलेशंस है वो ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। देयर इज नो मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज, राइट। कैसे इंडिया, भूटान जो है वो इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अभी जैसे अगर हम देखें 2-3 साल पहले डोकलाम इशू हुआ था, राइट। ये एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है, सिक्किम मतलब इंडिया, राइट, भूटान और चाइना, इनके ट्राई जंक्शन पर पड़ता है ये डोकलाम, इंडिया के सिक्किम स्टेट में है ये। तो यहाँ पर जो चाइना है ना अपना क्लेम करता है, लेकिन जो है इंडिया है वो नहीं, इंडिया कहता है कि नो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो इस टाइम पीरियड पर भी भूटान ने इंडिया को ही सपोर्ट किया था। तो भूटान जो है वो इंडिया का एक, अगर हम बात करें ओवरऑल, एक वेल विशर है। तो भूटान हैज ऑल्सो टेकन एक्शन, वीड आउट द गुरिल्लाज एंड मिलिटेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, राइट। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट पार्ट से जो गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, जो मिलिटेंट्स थे, उनको क्या किया है, रिमूव करने में, वीड आउट करने में इंडिया की हेल्प करी है। इंडिया ने फिर क्या किया, गिव डेवलपमेंट एड टू भूटान पर्टिकुलरली इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। जैसे हमने कहा ना, जो भूटान है वहाँ पर भी क्या है, वो हाई ऑल्टीट्यूड में होने की वजह से वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो नेपाल में और भूटान दोनों जगह पर इंडिया ने बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रखी है इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगाने में।
इंडिया जो है वो इस भूटान का जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज्यादा इंडिया जो है भूटान में करता है। मतलब भूटान में जितनी भी ज्यादा एफडीआई है या जो भी उनको एड प्रोवाइड की जाती है उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया का होता है। तो हमारे रिलेशन ओवर एंड ऑल अगर हम बात करते हैं तो भूटान के साथ काफी अच्छी है, राइट। अगर एक वैसे छोटा सा है 1 मार्क का ही पॉइंट बनता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दैट, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको मुझे बता ही देना चाहिए। तो अगर हम बात करें इंडिया के रिलेशंस मॉलडीव्स के साथ, तो हमारे मॉलडीव्स के साथ रिलेशंस भी बहुत अच्छे रहे हैं, वार्म एंड कॉर्डियल। हाउ? जब तमिल मर्सिनरीज फ्रॉम श्रीलंका, उन्होंने क्या किया था, मॉलडीव्स के ऊपर अटैक किया था। श्रीलंका से जो तमिल मर्सिनरीज थे उन्होंने मॉलडीव्स में जाकर अटैक किया, तो उस टाइम पीरियड पर भी क्या हुआ था, इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने क्विकली जाकर उनकी हेल्प करी थी, राइट, ताकि वो क्या करें, मॉलडीव्स में इन्वेड ना करें, राइट। इंडिया हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द आइलैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म और फिशरीज, राइट। यहाँ पर फिशरीज को, टूरिज्म को, इकोनॉमिकली मॉलडीव्स को डेवलप करने में इंडिया जो है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अगर आप इसकी लोकेशन को देखना चाहो तो इसकी लोकेशन आएगी यहाँ पर, हियर इट इज मॉलडीव्स। ये हमारा ऊपर लक्षद्वीप है, उसके नीचे पड़ता है मॉलडीव्स। तो ये जो सभी कंट्रीज हैं हमने पढ़ी है, 7 कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, आप इनको मैप में जरूर लोकेट करना, राइट। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज पीस एंड कोऑपरेशन। ये कहते हैं कि इतनी डिस्प्यूट, जैसे इंडिया की पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश की श्रीलंका के साथ, मतलब हर एक कंट्री की एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट है, बट उन सब के बाद भी जो स्टेट्स हैं साउथ एशिया की, दे रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स। वो कहते हैं कि कोऑपरेट करना और एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, अगर हम क्या चाहते हैं, अपने कंट्री को ग्रोथ करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या कर रखा है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया हुआ है, दैट इज सार्क, South Asian Association for Regional Cooperation. We have talked about this regional organization in the previous chapter video. अगर आपको वो confirm, अगर आपको वहां पर उसको डिटेल में स्टडी करना है तो I'll share the link in the description box as well. Right, so it is a major regional initiative by the South Asian states to evolve the cooperation through multilateral means, right। इन्होंने क्या करा कि bilateral जो हम करते हैं वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या करेंगे, मल्टी लेवल पर, मतलब एक कंट्री, more than 2 countries will be involved there, ताकि हम क्या कर सके, अपने जो रीजनल डेवलपमेंट है उसको कर सके। इट बिगेन इन 1985, राइट। इसके पीछे का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या था, सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना थ्रू सिस्टमैटिक इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीजन। मतलब आप एक स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर फोकस नहीं करोगे, आप पूरे के पूरे रीजन के ऊपर फोकस करोगे, पूरा का पूरा रीजन आपको सेल्फ रिलायंस दिखना चाहिए। टू सप्रेस द मेनेस ऑफ टेररिज्म एंड स्मगलिंग ऑफ द ड्रग्स, अगर आपने पढ़ा होगा तो एक गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं और एक क्रिसेंट, मतलब इंडिया, अगर आपको वैसे पता होगा, इन जनरल हम बात करते हैं इंडिया में पंजाब वाला रीजन जो है, राइट, यहाँ पर सबसे ज्यादा ड्रग्स आते हैं, तो वहाँ वो कहाँ से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, राइट, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी आते हैं, है ना। तो ये कहते हैं इन्होंने, ये जो ड्रग्स की स्मगलिंग है, टेररिज्म है, इनको स्टॉप किया जाए, ये पूरी की पूरी तरह से खत्म किया जाए, उसके लिए भी कंट्रीज जो है वो काम कर रही हैं। टू प्रमोट द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, अपने बीच के जो रिलेशंस, इनके कोऑपरेशन जो है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको खत्म करके क्या करें, म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग को ही डेवलप करने पर काम करें। उसके बाद इन कंट्रीज ने क्या किया है, साफ्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा था ना, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेजर काम क्या है, एक कंट्री का दूसरी कंट्री से जो ट्रेड है वो क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, कम से कम टैरिफ लगने चाहिए। तो जो सार्क है
इन्होंने क्या कर रखा है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इन्होंने अपने आप को डेवलप करने के लिए फ्री ट्रेड जोन क्रिएट करने के ऊपर काम किया है। इन 2004 में उन्होंने साइन किया ये। इसने क्या कहा, इसके अंदर लिखा, इसके अंदर ये बोला गया दैट वी विल ट्राई टू फॉर्म अ फ्री ट्रेड जोन फॉर द होल ऑफ साउथ एशिया, राइट। कैसे? by lowering the trade tariff by 20% by 2007, though the date has been gone, right, बहुत टाइम पहले का है, लेकिन फिर भी इनका मेजर ऑब्जेक्टिव जो है, अगर सार्क है तो साफ्ता इंपॉर्टेंट है, और साफ्ता इंपॉर्टेंट है तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये सब के बावजूद भी क्या है कि जो कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करती है ताकि अपने रिलेशंस को क्या किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके। बट क्या है, जहां पर पॉजिटिव है वहां पर नेगेटिव इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज हैं जो क्या कहती हैं, सॉरी इसकी सार्क की जो ये 7 कंट्रीज हैं वो कहती हैं कि ये जो साफ्ता है इट इज नथिंग जस्ट अ हॉक्स। क्यों? क्योंकि जो इंडिया है वो इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है, जिससे वो क्या करेगा, वो हम सभी कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स की जो है वो एक्सेस में एक्सपोर्ट कर देगा, और बाकी कंट्रीज की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो अफेक्ट हो जाएगी, लाइक। लेकिन इंडिया जो है वो इसके फेवर में नहीं है। इंडिया कहता है कि इसका कोई खास बेनिफिट, सॉरी, इसका जो नुकसान है वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सभी कंट्रीज के एक दूसरे के साथ बायलैटरल रिलेशंस तो हैं ही सही। लेकिन अगर हम अपने आप को साउथ एशिया एज अ रीजन डेवलप करना चाहते हैं तो हमें अपने ट्रेड रिलेशंस को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, राइट। दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई कि आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।